Hi friends, my name is Srikanth. Today we are going to discuss very important topic about labor law, and that is the Trade Union Act 1926. The purpose of Trade Union Act. What is the purpose of Trade Union Act? How to register the trade union, and which authority is registered uh, under the Trade Union Act 1926. All the concepts we are explained today. So, firstly, introduction. A trade union is an organized group of workers who strive to help the workers on issues relating to the fairness of pay, good working environment, hours of work, and other benefits that they should be entitled to instead of their labor. यानी इसका मतलब ये होता है कि ट्रेड यूनियन इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप रहता है जो कि जो कामगार है उनके लिए, उनकी वेजेस के लिए, उनका वर्किंग कंडीशंस के लिए, उनके वर्किंग आवर्स के लिए एम्प्लॉयर के साथ में क्या करता है, एक इंटरलिंक चेन का काम करता है। उनके बीच का जो डिस्प्यूट है वो रिजोल्यूशन करने का काम जो है ये ट्रेड यूनियन करता है। तो फर्स्ट इन इंडिया द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 इज प्रिंसिपल एक्ट फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द वर्क ऑफ ट्रेड यूनियन। ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है ये प्रिंसिपल एक्ट है जो ट्रेड यूनियंस को मैनेजिंग करने का काम और कंट्रोल करने का काम करता है। फर्स्टली वी नो दैट the need of organized trade union was first realized in 1976 by various social workers like Sri Sorabji Shapurji Bengali and Sri N.M. Lokhande, whose constant efforts resulted in formation of trade union like the Printers Union of Kolkata 1905 and Bombay Postal Union 1907. Later, the Bombay Mill Hands Association, founded by N.M. Lokhande sir in 1890, was the first labor association in India. Firstly, we know that what is meant by trade union. Under the Trade Union Act 1926, trade union is defined under the section of Section 2H. The definition is trade union means any combination, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the regulations between workman and workman, or between workman and employer, or employer and employers, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and includes any federation of two or more trade unions. इसका मतलब है कि ऐसा एक एसोसिएशन है, एक ऐसे ट्रेड यूनियन बोले तो एक ऐसी एसोसिएशन रहती है जो कि दो कामगारों के बीच में हो सकती है, एम्प्लॉयर और वर्कमन्स के बीच में हो सकती है, या दो एम्प्लॉयर के साथ में हो सकती है। उसे ट्रेड यूनियन कहा जाएगा अंडर सेक्शन 2H अंडर दिस एक्ट ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसके लिए तीन कंपोनेंट्स वेरी वेरी इसेंशियल है। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट्स है देयर मस्ट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इन द यूनियन। यूनियन में क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर और वर्कर्स का। सेकंड एस्पेक्ट इज द बिजनेस ट्रेड इज नेसेसरी। बिजनेस ट्रेड के लिए वो यूनियन बनाई जानी चाहिए। और थर्ड, द प्राइमरी गोल ऑफ यूनियन मस्ट बी कंट्रोल एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज इंटरेक्शन। और लास्टली जो प्राइमरी गोल है वो ट्रेड यूनियन का ये होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो इंटर रिलेशन है उसको क्या करना है, एक अच्छे तरह से मेंटेन करके रखने का काम जो है
वो ट्रेड यूनियन करती है। The regulation relating to the registration of trade unions outlined in section 3 of 14 chapters of chapter 2 of Trade Union Act 1926 and Central Trade Union Act Regulation Act 1938, which having around 17 rules and form A, B and C. So A form is useful tool for ensuring the expansion of long lasting and reliable unions is registration। जो फॉर्म ए जो है ये क्या काम करता है, लॉन्ग लास्टिंग एक्सपांशन करने के लिए जो भी ट्रेड यूनियन है उसका रजिस्ट्रेशन का एक फॉरएवर परपेचुअल जो है वो इफेक्ट रहना है, इसलिए ये फॉर्म ए जो है वो क्या करता है, रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें जो ट्रेड यूनियन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो रहेगी, रेगुलेशन एक्ट जो है 1938 का, इसमें 17 रूल्स बताया गया है। तो इसमें फर्स्टली हम स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन करने वाला है वो रजिस्ट्रार है, तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है वो हम देखेंगे पहले। तो सेक्शन 3 अंडर दिस एक्ट empower the appropriate government to appoint a person as a registrar of the trade union। जो appropriate ट्रेड स्टेट गवर्नमेंट रहता है वो क्या करेगा, जो रजिस्ट्रार है उसको अपॉइंटमेंट करेगा अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 4 जो है वो बोलता है कि मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इसका मतलब होता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, ये मोड बताता है। सेक्शन 4 जो है वो सेक्शन 4 हमें बताता है कि मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एनी 7 और मोर देन 7 मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन may by application apply for registration of trade union subject to the following two conditions। First one is at least 7 members should be employed in an establishment, and second one at least 10% or 100 members whichever is less are employed in the establishment। एक तो कम से कम 7 मेंबर्स जो है वो क्या करना है, वो साथ मिलके एक एप्लीकेशन करना है कि ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन करना है, और जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें से 10% एम्प्लॉय जो है उनका ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्ट्रेशन में नॉमिनेशन होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल करती है तो वो ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद में सेक्शन 6 जो है उसमें प्रोविजंस बताया गया है। जो प्रोविजंस जो हमारे रूल जो है ट्रेड यूनियन के रूल्स उसके रिगार्डिंग है, तो ये प्रोविजन जो है उसमें क्या बताया है कि जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप एप्लीकेशन करने वाले हैं, नो ट्रेड यूनियन शैल बी रिकॉग्नाइज अनलेस इट हैज एस्टेब्लिश्ड एन एग्जीक्यूटिव कमिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड इट्स रूल स्पेसिफाई बिलो। अभी मैं कुछ नीचे जो कुछ रूल्स बताने वाला हूँ वो रूल्स अगर फुलफिल करते हैं तो ही रजिस्ट्रार जो है वो ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन करके देता है। तो उसमें फर्स्ट जो है रूल, नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, जो भी एप्लीकेशन करने वाले हैं आप उसमें वो ट्रेड यूनियन का नाम होना चाहिए। सेकंड, ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन है उसका ऑब्जेक्ट उसमें मेंशन होना चाहिए। उसके बाद पर्पस ऑफ दिस फंड विच यूनियन शैल बी डायरेक्टेड, जो भी यूनियन को फंड मिलने वाला है उसके साथ में वो क्या करने वाले हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका यूज कैसे होने वाला है। उसके बाद फोर्थ, लिस्ट शैल बी इंस्पेक्टेड बाय द ऑफिस बियरर एंड मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन है उसका उसके जो भी ऑफिस बियरर रहेंगे या जो भी मेंबर्स रहेंगे उनको क्या किया जाएगा, स्पेसिफाई मेंबर्स जो है उनको वेरीफाई किया जाएगा, इंस्पेक्टेड किया जाएगा। 5, including ordinary members shall be once actually engaged in employ in an industry which the trade union is connected, और जो भी एम्प्लॉयज है इंटरेस्टेड एम्प्लॉय रहेंगे उनको इंक्लूड करना है जो भी यूनियन है उसमें। 6, the condition which entitle the members of the benefits assure the rule and also the conditions
अंडर विच एनी फाइन और फॉरफीचर बाय में बी इम्पोज। अगर समझो अगर ये ट्रेड यूनियन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो वो जो प्रॉपर्टी रहेगी वो प्रॉपर्टी के ऊपर फाइन इम्पोज किया जा सकता है और फॉरफीचर वो प्रॉपर्टी की जा सकती है, ऐसा रूल 6 बताया। 7 रूल है द प्रोसीजर बाय विच द रूल्स कैन बी अमेंडेड, वेरिड और रिसेंडेड। जो भी रूल्स है उसको आप टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। द मैनर विथ इन विच इज member of manager and also the alternative workplace bearer of the labor union shall be elective and remove। जो भी ऑफिस बियरर है उसका इलेक्शन लिया जाएगा और इलेक्शन के हिसाब से उन्हें क्या किया जाएगा, इनको अपॉइंट किया जाएगा या उन्हें पद से हटाया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 5 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बताता है। तो एप्लीकेशन करने के लिए फर्स्टली हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्टली द मेंबर सबमिटिंग मस्ट मेंशन देयर नेम्स, ऑक्यूपेशंस एंड एड्रेसेस। पहले जो भी एप्लीकेशन करने वाले मेंबर्स है उन्हें उनके नाम, उनके ऑक्यूपेशंस और एड्रेसेस उन्हें वो एप्लीकेशन में फिलअप करने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंडली द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड इट्स हेडक्वार्टर्स एड्रेस मस्ट बी इंक्लूडेड। सेकंडली उसमें जो ट्रेड यूनियन आप जहाँ पे फॉर्म करने वाले, जो ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रेड यूनियन फॉर्म करने वाले हैं उसमें क्या चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए और ट्रेड यूनियन का नाम चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। और फाइनली टाइटल, नेम, एजेस, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये जो भी चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ये सेक्शन 5 बताता है। उसके बाद सेक्शन 8 जो है वो रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 अगर रजिस्ट्रार जो है वो अगर फुलफिल हो गया, इफ द रजिस्ट्रार हैज फुल्ली सेटिस्फाइड हिमसेल्फ दैट अ यूनियन हैज कंपाइल्ड विथ ऑल द नेसेसरी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ही मे रजिस्टर सच a union by recording all its particulars in a manner specified by the act। ये एक्ट में जो भी प्रोविजन दिया गया है अगर वो फुलफिल करती है वो ट्रेड यूनियन, तो वो ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रजिस्ट्रार की होती है। सेक्शन 9 में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9 इफ द ट्रेड यूनियन इज फुलफिल अबाउट द कंडीशंस देन रजिस्ट्रार shall issue a registration certificate to the perspective or that union। so next section है section 9 है minimum requirement related to the membership। minimum requirement also I told you कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो रिक्वायरमेंट है ट्रेड यूनियन को फॉर्म करने के लिए, तो 10% मेंबर्स जो है, अगर 100 एम्प्लॉय है तो उसमें से 10% एम्प्लॉय जो है और ट्रेड यूनियन में क्या होने चाहिए, इंक्लूडिंग होने चाहिए, एंगेज होने चाहिए, जो ट्रेड यूनियन बना रहे आप उसमें। और सेक्शन 10 जो है वो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बताता है कि अगर ट्रेड यूनियन को कैंसिल भी किया जा सकता है, ये हमें सेक्शन 10 बताता है। तो 3 ग्राउंड्स बताए, 5 ग्राउंड्स बताए कि ये जो ग्राउंड्स के ऊपर अपन ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। फर्स्टली ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द ट्रेड यूनियन seeking to verified in such manner as may be prescribed। तो उसके लिए जो भी एप्लीकेशन है वो ट्रेड यूनियन को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाइड मैनर में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सेकंड, इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विद द फैक्ट दैट द ट्रेड यूनियन हैज ऑब्टेन द सर्टिफिकेट बाय मींस ऑफ फ्रॉड और डिसीट। जो रजिस्ट्रार है वो खुद उसको पावर है कि अगर कोई फ्रॉड और डिसेट करके क्या किया है, अगर कोई ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करके लिया है तो वो ऐसा सर्टिफिकेट को भी कैंसिल करा सकते हैं। 3, इफ द ट्रेड यूनियन हैज सीज टू एग्जिस्ट। अगर कोई यूनियन सीज हो की गई है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। 4, इफ द ट्रेड यूनियन वाज इलफुली एंड सबमिटिंग नोटिस टू द रजिस्ट्रार। अगर कोई यूनियन विलफुली अगर नोटिस सबमिट कर दिया रजिस्ट्रार को कि हमें यूनियन अगर बंद करनी है तो भी कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है 5, इफ एनी यूनियन हैज रिसेंडेड एनी रूल्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट। और सेक्शन 6 में जो भी रूल्स बताए गए हैं वो रूल्स को अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है
तो भी ट्रेड यूनियन जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन जो है 11 सेक्शन वो है अपील रिलेटेड। अपील रिलेटेड इसका मतलब है कि अगर कोई रजिस्ट्रार जो है अगर वो ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन करके नहीं देता है तो एनी यूनियन विच इज एग्रीव बाय अ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर और विड्रॉल ऑफ रजिस्ट्रेशन मेड बाय द रजिस्ट्रार कैन फाइल एन अपील। तो अपन फाइल कर सकते हैं कि ट्रेड यूनियन अगर रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया तो हाई कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। इन एनी हाई कोर्ट इफ द हेड ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन इज रिलेटेड और लोकेटेड इन एनी ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन, जहाँ पे आपकी यूनियन का ऑफिस है वहाँ के जुरिडिक्शन में या जो भी उसका एरिया रहेगा वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इन एनी लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जैसे हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं वैसे ही इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स है और लेबर कोर्ट है वहाँ पे भी आप अपील कर सकते हैं जो कि आपकी एरिया में है। और थर्ड, इफ एनी हेड ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन इज सिचुएटेड एनी अदर लोकेशन, अगर अलग जगह पे कहीं पे लोकेशन है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, जो कि इंफीरियर कोर्ट नहीं होना चाहिए, नॉट इंफीरियर टू द कोर्ट ऑफ एडिशनल और असिस्टेंट ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सिविल कोर्ट का उससे इंफीरियर नहीं होना चाहिए, उससे सुपीरियर होना चाहिए, वही आप अपील कर सकते हैं। यह हमें सेक्शन 11 बताता है। सेक्शन 12 जो है हमें बताता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस, जो रजिस्टर्ड ऑफिस मीन्स क्या है, ऑल कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस ऑफ एनी ट्रेड यूनियन मस्ट बी एड्रेस टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। जो भी कुछ कम्युनिकेशंस नोटिसेस वगैरह है तो वो कहाँ से जाएगा, एक रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ से ही पुटअप की जाएगी। और सेक्शन 13 हमें बताता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। सेक्शन 13 हमें बताता है कि इट इज स्टेट दैट every trade union which is registered according to the provisions of this act shall be cooperated by the name under which is registered, have perpetual succession, power to contract and hold the acquire any movable immovable property by the said name can sue and sue। यानी ये जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है इनको क्या दिया जाएगा, अथॉरिटी, पावर दी जाएगी कि उनके नाम से कुछ अगर प्रॉब्लम्स होता है, जनरल क्रिएट होता है तो आप सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं और आपको अलग कोई दूसरा बंदा सू भी कर सकता है, यानी सूट आपके अगेंस्ट में भी ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है। और लास्ट जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 55, इसका जो ऑब्जेक्ट है जनरल फंड्स का वो बताया गया है कि जनरल फंड्स जो है तो आप इसका क्या करेंगे, उसको जनरल फंड जो आपने कलेक्ट किया है उसको स्पेंड कैसे करेंगे, ये सेक्शन 15 बताता है। सो फर्स्ट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द सैलरी ऑफ द गिवन ऑफ द ऑफिस बियरर, जो ऑफिस बियरर है उनको सैलरीज देना, कॉस्ट इंक्लूड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। थर्ड, कॉम्पेंसेशन ऑफ वर्कर ड्यू टू एनी लॉस ऑफ इंजुरी, इंजुरी होने से अगर कोई वर्कर्स को कुछ लॉसेस होता है तो उसको क्या करना है, कॉम्पेंसेशन देना। एक्सपेंसेस इंक्योर्ड द वेलफेयर एक्टिविटीज़, वर्कर का वेलफेयर की एक्टिविटीज़ के लिए एक्सपेंशन देना। बेनिफिट्स एंड कन्फर्म बाय द वर्कर्स इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी, डेथ वगैरह, इसकी वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से अगर कोई वर्कर्स को लॉस होता है तो उनको लिए कुछ बेनिफिट्स कन्फर्म करना। उसके बाद एजुकेशन टू वर्कर एंड डिपेंडेंस, वो जो भी वर्कर है उसको एजुकेशन देना, उसके डिपेंडेंट्स को एजुकेशन देना। नेक्स्ट, मेकिंग प्रोविजंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वर्कर्स, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उन्हें जो भी चीज़ें हैं सपोर्ट देना, ये जो चीज़ें हैं ट्रेड यूनियन करती है। यानी ट्रेड यूनियन जो है ये एक लिंक होती है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या करती है, एक बॉन्डिंग बना के रखती है। जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो डिस्प्यूट है वो सेटल करने की काम जो है वो कौन करता है, हमारे ट्रेड यूनियन। तो दोस्तों बस इतना ही आज हमने सीखा है कि ट्रेड यूनियन एक्ट जो है 1926, इसमें जितना हो सके उतना मैंने आपको
कम से कम टाइम में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ अलग लेबर एक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि है फैक्ट्री एक्ट 1948 का।